हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा की इस श्रृंखला पे आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा पेपर लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा की न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों, वीडियोस के साथ बने रहें और सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले 3 मार्कर है। यहाँ पे 20 शब्दों में हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। बलवन के बारे में पूछा गया है। तो जो बलवन था, बलवन के बारे में हमें महत्वपूर्ण पॉइंटों को यहाँ पे लिखना है। तो पहला है, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, यह इल्तुतमिश का दामाद एवं गुलाम था, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और इन्होंने ही तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किया था। मतलब इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया तुर्कान-ए-चहलगानी का इन्होंने विनाश किया था। और जो तुर्कान-ए-चहलगानी था वह 40 गुलाम सरदारों का संगठन हुआ करता था। तो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राज दरबार में इनके द्वारा सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी। आप महत्वपूर्ण पॉइंटों को अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी आप लोग ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित इन्होंने नवरोज़ त्यौहार का प्रारंभ कराया था। तो कोई भी आप महत्वपूर्ण 3 पॉइंटों को अपने एग्जाम पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे सक्षम शासक था, जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की गई थी। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं कि यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। तो ये इसके बहुत अच्छे पॉइंटों में से एक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इसे इसकी सनक भरी योजनाओं तथा क्रूर कृत्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो अक्सर प्री एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ये वाला पूछा जा चुका है कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था। तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मुख्य परीक्षा में भी इसमें आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तहत। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, जो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और इसे नहर निर्माण एवं शहरों की स्थापना के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, जिसमें से कौन कौन से थे, पहला था जजिया, जकात, खराज और खम्स। ठीक है, तो इन 4 करों को इसने चालू कर दिया था 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन पर इस पॉइंट को भी आपको लिखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर 3 मार्कर का कि इब्न बतूता के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि यह अफ्रीकी मोरक्को का रहने वाला था, जो कि 1333 में भारत आया था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को पे अप्लाई कर सकते हैं इन पॉइंटों को। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 5 मार्कर के हमारे क्वेश्चन, जिनमें हमें शब्द सीमा 50 शब्दों की रहती है। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि राजपूत कालीन राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था राजपूत कालीन आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ आ चुके हैं अलग अलग सब्जेक्टों के, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि राजपूत कालीन राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इसमें पूर्व मध्यकाल लगभग 800 से 1200 ईस्वी के मध्य का समय भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजनीतिक जीवन का जो स्वरूप रहा है वह कौन कौन सा था। इसमें पहला देख लेते हैं कि सामंतवादी पद्धति। इसके तहत
कि प्रत्येक राज्य छोटी छोटी जागीरों में बटा होता था, जिसका प्रमुख सामंत होता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वंशानुगत पद, इसमें सर्वोच्च अधिकारी होता था और जो इसका पद होता था दैवीगण का हो गया। तीसरा पॉइंट है कि कर व्यवस्था, जिसमें भू राजस्व इसका प्रमुख स्रोत होता था। और चौथा पॉइंट है कि न्याय व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। और पांचवा पॉइंट है कि सैन्य प्रशासन, इसमें इसका जो सर्वोच्च होता था वह सेनापति होता था। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे हो गए। और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि इस प्रकार राजपूत काल में सामंतवादी पद्धति वंशानुगत के साथ विकेंद्रीकरण विद्यमान था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। 50 शब्दों में आपको इसको कंप्लीट करना था। आप अलग अलग फॉर्मेट पे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले एक पहले इंट्रो बोला और लास्ट बीच में मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक छोटा सा इंट्रो देने के बाद में आप 4 से 5 पॉइंटों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा हमने नेक्स्ट फॉर्मेट में भी आपको बताया कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक है। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं कि एक छोटा सा इंट्रो कि इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली का शासक बना। ठीक है। जिस नींव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इसे इल्तुतमिश ने मजबूत किया। इल्तुतमिश की निम्न उपलब्धियों को देखा जा सकता है। तो कौन कौन सी उपलब्धियां थी वो देख लेते हैं कि सबसे पहला था दिल्ली को सल्तनत की स्थायी राजधानी बनाया इन्होंने। ठीक है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। तुर्क-ए-चहलगानी से 40 तुर्क सरदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। इक्तादारी प्रथा व्यवस्था को आरंभ किया था। फिर उसके बाद में दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना। और फिर देख लेते हैं कि 5वां पॉइंट है कि वंशानुगत शासन पद्धति को स्थापित करने के प्रयास किए। तो ये पॉइंट आपको 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन छोटा सा हो जाएगा कि इस प्रकार इल्तुतमिश ने सुसंगठित राजनीतिक तथा आर्थिक सैनिक व्यवस्था को स्थापित किया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 5 मार्कर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक बड़ा फॉर्मेट हमारे पास है कि 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें 200 शब्दों में हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, जिसके तहत एक मॉडल आंसर हमने तैयार किया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था विस्तृत उद्देश्यों से प्रेरित थी। ठीक है। जो तुर्क साम्राज्य के विस्तार का आधार बनी। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य है कि बर्नी के अनुसार सैन्य उद्देश्य, अर्थात खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैन्य आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है। खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बगैर सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था अमीर खुसरो के अनुसार जन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्यों में से आता है। फिर उसके बाद हम कार्य देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके द्वारा कार्य किए गए बाजार नियंत्रण के लिए। तो मूल्यों का निर्धारण किया, बाजारों की स्थापना के लिए मंडी या वस्त्र बाजार आदि की स्थापना की। तीसरा पॉइंट है नौकरशाही की व्यवस्था की। और चौथा पॉइंट है कि राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था की। ठीक है। तो ये इनके अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्यों इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम इनके प्रभाव देख लेते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने से उस पर क्या प्रभाव पड़े। तो हम पहले सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि इनके द्वारा राजकीय आय में वृद्धि हुई इनके कार्यों से। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित करने से राजकीय आय में वृद्धि होती है, फिर मूल्यों में स्थिरता आती है, फिर आगे मिलावट तथा कालाबाजारी में कमी आती है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद नकारात्मक पॉइंट के तहत देख लेते हैं कि व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम एक छोटा सा कंक्लूजन जो कि आप अपने शब्दों में भी अच्छा अट्रैक्टिव बना के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मध्यकाल में बाजार नियंत्रण का एक अभिनव प्रयोग था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं, हमारे फॉर्मेटिंग यदि आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप सभी वीडियोस को वॉच करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।